स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टेक में। यदि आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, BLLB या LLB करना चाहते हैं और आपने फॉर्म फिल कर रखा है और आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं चल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको लीगल एप्टीट्यूड से संबंधित अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए प्रश्न होंगे और आगे के मॉडल पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस पेपर किस तरीके के आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, कारावास से तात्पर्य है, यानी कि कारावास का मतलब क्या है? जब कैदी को जेल में रखा जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? यानी जो अपराधी होता है उसको दंड देने के लिए जब उसे सजा दी जाती है, उसे एक बंद कमरे में रखा जाता है, उसे ही कारावास बोला जाता है। कारावास, ठीक है। कारावास से तात्पर्य है ऑप्शन ए साधारण कारावास से, ऑप्शन बी कठोर कारावास से, ऑप्शन सी साधारण एवं कठोर कारावास, ऑप्शन डी डिटेंशन निरोध से। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, साधारण कारावास का मतलब बस उसको जेल में रहना है, उसके मतलब उसने बहुत नॉर्मल सा जुर्म कर दिया है, कोई छोटा बड़ा जुर्म कर दिया है, तो उसको क्या किया गया, जेल में रखा गया और दूसरे दिन ही या कुछ समय बाद ही उसको जो है छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये होगी साधारण कारावास। एक होता है जिसमें आपको कारावास के साथ साथ में अन्य यातनाएं भी दी जाती हैं, आपको पनिशमेंट भी दिए जाते हैं, अलग अलग आपको प्रताड़ित किया जाता है, मतलब कि आपको दंड भी दिया जाता है आपके जुर्म को, जब तक आप अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं, सत्य अपने मुंह से बताते नहीं हैं, अपने गुनाह को कबूल नहीं करते हैं। तो ऐसी दशा में जब आपने कोई संगीन जुर्म किया होता है तो आपके संज्ञेय जुर्म को कबूल करवाने के लिए अन्य यातनाएं भी दी जाती हैं। तो इस ऐसी दशा में क्या होता है, कारावास में कठोर कारावास मिलता है। तो कारावास पूछ रहा है कि कारावास से तात्पर्य क्या है, तो कारावास तो दोनों ही प्रकार के अपराधी को दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि साधारण कारावास और कठोर कारावास दोनों का संबंध क्या होता है, कारावास से होता है। कारावास शब्द का तात्पर्य क्या है, साधारण और कठोर कारावास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कोई कार्य अपराध माना जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि अपराध के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका BHU 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, DU में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही जाने मत दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपराध के लिए आवश्यक क्या चीज़ है, तो आपराधिक आशय होना चाहिए, ठीक है, उसके अपराध का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। यदि कार्य उद्देश्य आशय एवं जानबूझकर किया गया हो तो क्या वो अपराध कहलाएगा? ऑप्शन 2 है, यदि कार्य आपराधिक मन स्थित से न किया गया हो, यानी कि अपराध के मन स्थित से न किया गया हो, गलती से हो गया हो। यदि कार्य से कुछ क्षति हुई हो, यानी कि किसी ने कोई कार्य किया लेकिन किसी को क्या हो गया, हैरास हो गया, किसी को क्षति पहुंच गई। ऑप्शन डी है, अगर कार्य से क्षति नहीं हुई, मतलब कार्य हुआ लेकिन किसी को क्षति नहीं हुई है, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि हमारे 3 ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं कि कार्य तो हुआ पर अपराध नहीं हुआ, तो ये तो अपराध की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसका अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। यदि कार्य हुआ पर कुछ क्षति हुई, पर यहाँ पे ये निश्चित नहीं कर रहा है कि ये जानबूझकर किया गया कि अनजाने में हुआ, ठीक है, लेकिन मतलब कि जानबूझ करके नहीं ही किया गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मतलब कि आपराधिक कृत्य तो हुआ पर जो जिसने किया उसका मन ऐसा नहीं था, मनसा नहीं था, ये क्या हो गया, अनजाने में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपराधिक कृत्य वो नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कार्य उद्देश्य आशय जानबूझकर किया गया हो, यानी कि यदि आप पूरे होशो हवास में एक प्लान के साथ किसी को आहत करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और अपराध के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, उद्देश्य आशय और आपका होश में होना, यानी कि जानबूझ करके करना। तो ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वैधानिक,
ऑप्शन बी सिविल कोर्ट, ऑप्शन सी राजस्व मामले, ऑप्शन डी है केवल उच्च न्यायालय के मामले। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिविल कोर्ट प्रक्रिया जो है सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। निसंदेह इस क्वेश्चन का जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन दिख जाए तो आप यही आंसर इसका करिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चोरी का अपराध किससे संबंधित है? ये आपका BHU 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है चोरी का अपराध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चल एवं अचल संपत्ति से, सिर्फ चल संपत्ति से, या फिर अचल संपत्ति से, या फिर उपरोक्त में सभी। अब मैं आपको कल इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाई थी और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा लीगल एप्टीट्यूड का, वहाँ से आपको जो भी वीडियोस लगती हैं कि आपके काम की उन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए, अपना खुद का नोट्स क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ कि चल संपत्ति का मतलब ये होता है कि जो एक स्थान से जिस सामान को हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यानी कि जो वस्तुएं चलती हैं, ठीक है। जैसे सोना हो गया, आप क्या कर सकते हो, दुकान पे ले सकते हो, बेच सकते हो, उसका पैसा ले सकते हो। मुद्रा हो गया, मुद्रा को आप एक स्थान से दूसरा स्थान को ले जा सकते हैं, तो मुद्रा की चोरी हो सकती है। गहने की चोरी हो सकती है, आपके सामान की चोरी हो सकती है। तो अचल संपत्ति फिर क्या हुआ? हमने तो चल संपत्ति बता दिया कि एक स्थान से जो दूसरा स्थान पे जाते हैं वो चल संपत्ति हो गया। फिर अचल संपत्ति क्या हुआ? जिनका जुड़ाव भूमि से होता है, जिनका जुड़ाव जिनका संपर्क जो है धरती से होता है, वो अचल संपत्ति कहलाते हैं। जैसे भूमि हो गया, किसी भूमि का कोई छोटा टुकड़ा हो गया, बड़ा टुकड़ा हो गया, खेत हो गया, खलिहान हो गया, बागीचा हो गया, वृक्ष हो गया, पौधा जो है ये क्या आपका चल संपत्ति में आएगा, क्योंकि छोटा पौधा जो है आप आसानी से कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको ले जा सकते हो। लेकिन अगर वृक्ष है तो क्या आप उसे उखाड़ करके जमीन से अलग करके आप उसे कहीं और ले जा पाओगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही अगर वो वृक्ष क्या है, सूख गया है या हरा ही है, उसको काट दिया, छोटे छोटे बोटों में काट डाला उसको, टुकड़ों में, तो उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो वो जैसे चंदन की तस्करी होती है ना, तो चंदन के क्या होते हैं, छोटे छोटे बोटे होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको क्या करते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को। तो ये अचल संपत्ति तब क्या हो गई, ये तब क्या हो गया, ये चल संपत्ति हो गया। यानी अब ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको दे कि लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी का बोटा, तो ये लकड़ी का बोट या बोटा जो भी है ये क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है। जब जो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएंगी वो क्या होंगी, चल संपत्ति होगी, तो इनकी चोरी की जा सकती है। अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति वो होती है जिनका जुड़ाव धरती से होता है। तो अचल संपत्तियाँ एक स्थान से दूसरा स्थान को जा नहीं सकती, तो इनको कोई चुरा सकता है? बिल्कुल नहीं चुरा सकता। इस पर क्या किया जा सकता है? इस पर अतिचार होता है, ठीक है, यानी कि इस पे अतिक्रमण होता है। यानी कि इस पे क्या करते हैं लोग, बोलते हैं ना कि अतिचार मतलब कि किसी की भूमि को बिना उसके परमिशन के ले लेना, ठीक, अतिचार बोला जाता है। तो ये होता है। और चोरी किससे संबंधित है? चल संपत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार का प्रश्न आपको निश्चित तौर पर एक अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध मानव शरीर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध, यदि आप मानव वध कर रहे हैं तो ये तो मानव शरीर का ही वध करेंगे ना, तो इसका संबंध तो मानव शरीर से हो गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। हत्या, हत्या करेंगे, किसका करेंगे? किसी भी जानवर का करें, मानव का करें, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, तो हत्या भी क्या हो गया, ये शरीर से संबंधित। हमला, हमला किसी भी कर रहे हैं, मानव पे कर रहे हैं, यानी ये शरीर से ही संबंधित है। लेकिन राजद्रोह की बात अगर की जाए तो यदि आप अपने राष्ट्र के संबंध में किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं या अपशब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, या अपने राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, तो ये किस में आता है? ये राजद्रोह के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। ये क्या है? राजद्रोह का मामला होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लिया करिए, मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए एक कॉपी में। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 है, आपराधिक कानून संशोधित 2013 यह प्रावधान नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिमिनल लॉ में जो 2013 में संशोधन किया गया था
वो क्या नहीं करता है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रिमिनल लॉ 2013 के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ऑप्शन ए है रेप करने वाले दोषी की सज़ा 20 वर्ष से कम नहीं हो सकती, यानी कि यदि रेप का दोषी है तो कम से कम उसे 20 वर्ष की सज़ा होगी ही। ऑप्शन बी कह रहा है दोबारा दोषी पाए जाने पे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, यानी कि उसे 20 वर्ष की सज़ा हुई या 20 वर्ष से कम की ही सज़ा हुई, जो भी हुआ, लेकिन फिर से उसने अपने उसी कृत्य को दोहराया, यानी कि रेप को फिर से किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी दशा में वो मृत्युदंड का भागी होगा। अगला है कि अश्लीलता में लिप्त व्यक्ति के लिए जमानत का प्रावधान, यानी कि अगर आप अश्लीलता में लिप्त हैं, गलत काम करते हैं, ज़्यादा कामुक होते हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों की जमानत क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, जमानत उन्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एसिड हमले के दोषी को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, अश्लीलता में लिप्त व्यक्ति के लिए जमानत का प्रावधान, यानी कि अश्लील व्यक्ति जो होंगे उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी, जमानत का उनके लिए प्रावधान होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जो हमारे दिए गए ऑप्शंस हैं ये परिवर्तन किया गया था 2013 के क्रिमिनल लॉ में परिवर्तन किया गया है कि यदि कोई रेप का दोषी है तो उसे कम से कम 20 वर्षों की सज़ा सुनाई जाएगी। पुनः वह यदि इस प्रकार का कृत्य दोहराता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का एसिड अटैक करता है तो ऐसे आपराधिक मामले में कम से कम 10 वर्ष की सज़ा प्लस अर्थदंड दिया जाएगा उसे। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि क्रिमिनल लॉ में जो संशोधन हुआ था 2013 में उसके अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता कब से संदेय होता है। क्वेश्चन को समझेंगे, ये मुस्लिम लॉ से संबंधित है। मुस्लिम लॉ में पूछा गया है आपसे कि मान लीजिए यदि कोई स्त्री और पुरुष का तलाक हो रहा है, ठीक है, तलाक हो रहा है, तो कोई महिला अपने पुरुष पर, ठीक है, यानी कि अपने पति पर भरण पोषण का दावा कब कर सकती है और उसे कब से, उसके पति को उसके भरण पोषण का कब से जो है पूरा खर्चा उठाना होगा। ऑप्शन ए दिया है आदेश की तारीख से, ऑप्शन बी दिया है आवेदन की तारीख से, ऑप्शन सी दिया है न्यायालय जिस तारीख को नियत करे, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो एक चीज आप यहाँ पे जान लीजिए कि जब भी न्यायालय जो डेट क्या करेगी, मुकर्रर करेगी कि इस डेट से क्या करना है, इनको दिया जाना है भत्ता, यानी कि कोर्ट ने फैसला सुना और वो अलग हो गए, पति पत्नी दोनों अलग हो गए हैं। अब चूंकि पत्नी ने दूसरा विवाह नहीं किया है तो पत्नी जब तक दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक उसके पहले पति को उसका भरण पोषण का सारा खर्चा उठाना होगा। ठीक है, ये नहीं आप मतलब बिना कोर्ट गए आप खुद से फैसला नहीं ले सकते कि कह सकते हैं कि कोर्ट का फैसला है और आपको भरण पोषण का सारा खर्चा देना होगा। जब कोर्ट ये फैसला करेगी, अपना डिसीजन सुनाएगी, तब से आपको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, यानी कि भरण पोषण का जो अंतरिम भरण पोषण के लिए जो भत्ता मिलता है वो कब मिलता है, न्यायालय के निर्णय के बाद से मिलता है, यानी कि न्यायालय के निर्णय के डेट से मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का संबंध किस आपराधिक मामले से है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और संभावना है इस प्रकार के प्रश्नों के आने की। चलिए, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे अपने आप में धारा 124A अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा 144 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा 133 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी धाराएं आप लोग पढ़ लीजिए। 124A आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे पूछा है कि किस आपराधिक मामले से संबंध है धारा 124A का। ऑप्शन ए हत्या से, ऑप्शन बी डकैती से, ऑप्शन सी राजद्रोह से, ऑप्शन डी कपट से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका है राजद्रोह से संबंध है किसका,
सेक्शन 124A का। चलिए, अभी हमने बात किया कि राजद्रोह क्या होता है। जब हम अपने राष्ट्र के विषय में, राज्य के विषय में जो हमारा मतलब कि नियम है उसको हम क्या करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये सब किस में आते हैं, ये आपके देशद्रोह में आते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है 9वां, गिरफ्तारी करने के लिए कौन सा व्यक्ति प्राधिकृत होता है, यानी कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है, अपराधी का गिरफ्तारी कौन कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है पुलिस अधिकारी कर सकता है, ऑप्शन बी है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी कर सकते हैं, ऑप्शन सी दिया है वारंट के निष्पादन के लिए प्राधिकारी अधिकारी कर सकते हैं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक लोग गिरफ्तार करने आएंगे और जो करने आए हैं वही करेंगे और बाकी सब लोग वहाँ पे तमाशा देखने आते हैं। तो यानी कि जब क्राइम होता है तो अगर पुलिस वहां पर मौजूद है तो पुलिस क्या करेगी, जो भी अपराधी होगा उसे उन पुलिस वालों में से कोई भी क्या कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 10वां प्रश्न, भारतीय दंड संहिता में मानहानि शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 499 में, ऑप्शन बी है सेक्शन 379 में, और सी है सेक्शन 124, लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 432। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 499 धारा के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में मानहानि शब्द को परिभाषित किया गया है। मानहानि का मतलब क्या होता है, किसी के पहचान को क्षति पहुंचाना, हैरास करना, वो क्या कहलाता है, आपका मानहानि कहलाता है। यानी किसी के मान को आप क्या कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, किसी को गलत बोलना, किसी के विषय में अपशब्द बोलना। ठीक है, तो ये क्या है, मानहानि को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कल मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए थे जिनका जवाब मैंने बोला था कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा, बट बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया। बहरहाल अगर जिन्होंने दिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप लोग प्रयत्न करते रहिए। जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि उन प्रश्नों का जवाब दे दूँ। तो चलिए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कल के सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 था, संविदा विधि है। मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, जवाब बहुत कम लोगों का आया था। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संविदा क्या है, लोक विधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। संविदा अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, निजी विधि नहीं है, और विरोधी विचार की विधि तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि विरोधी विचार की विधि नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के विरोध में। देखिए संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब साझेदारी का मामला होता है, और साझेदारी के लिए शर्त का यानी कि कंडीशन का होना जरूरी होता है, करार का होना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, शर्तों का होना जरूरी होता है, करार का होना जरूरी होता है, और इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना भी जरूरी होता है। करार के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है, यानी कि ये एक प्रकार की शर्त ही है। संविदा एक प्रकार का शर्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निजी विधि नहीं है, निजी विधि नहीं है, क्योंकि आप साझेदारी का मामला कर रहे हो तो निजी विधि कैसे हो सकती है, ये तो साझेदारी का मामला हो गया ना। ये क्या है, लोक विधि है। चलिए आगे जो प्रश्न कल था उसको देखते हैं। और प्रश्न नंबर 16 था, अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऐसा ना हो कि इसका सही जवाब आपको पता ना हो। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, इसी वजह से उन्होंने कमेंट नहीं किया। यदि पता होता तो आपको कमेंट करने में क्या हर्ज होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा तो कल के क्वेश्चंस का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और यदि आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा अगर आपको तो कमेंट में आकर के पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।